नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास राजस्थान से जुड़ी कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं और हम मिलकर देखेंगे कि इन आंकड़ों और घोषणाओं के पीछे की असली कहानी क्या है। हमारे सामने राज्य की आर्थिक समीक्षा के कुछ पन्ने हैं, बजट की घोषणाएं भी हैं और तकनीक से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें भी। बिल्कुल, और ये सब मिलके एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान एक साथ कई मोर्चों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तकनीक, खेती, निर्यात, सब कुछ। जी वही तो आज का हमारा मिशन है इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि राजस्थान में असल में चल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ रूटीन घोषणाएं हैं या किसी बड़े बदलाव का संकेत है? चलिए पता करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो विज्ञान और पर्यावरण को जोड़ती है, और ये हो रहा है बीकानेर में। जी, बीकानेर में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो पुणे में है, एक बहुत ही खास चीज स्थापित कर रहा है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस में एक क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन बनाया जा रहा है। रेफरेंस स्टेशन सुनने में तो ये काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है और बीकानेर ही क्यों? इसका काम है शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में लंबे समय तक जलवायु में हो रहे बदलावों और ग्रीन हाउस गैसों पर नजर रखना। ये स्टेशन बहुत संवेदनशील उपकरणों से लैस होगा जो हवा में मौजूद गैसों का बहुत सटीक विश्लेषण करेगा। अच्छा। और बीकानेर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह थार मरुस्थल का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमें ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज का असर रेगिस्तानी इलाकों पर कैसे पड़ रहा है, तो डेटा तो वहीं से इकट्ठा करना होगा ना। सही बात है। ये स्टेशन आने वाले दशकों के लिए एक तरह से उस पूरे क्षेत्र का हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करेगा। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी नजर आता है। हमारे स्रोतों में एक और खबर है कि बीकानेर में ही सौर ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। हाँ, और यही आज के विकास की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ हम ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर प्लांट लगा रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ उसी के लिए हम सदियों पुराने पेड़ों को काट रहे हैं जो उस इकोसिस्टम का आधार है। ये तो ऐसा हुआ कि एक बीमारी का इलाज करने के लिए दूसरी बीमारी को न्योता दे दिया। बिल्कुल। खैर, रिपोर्ट में ये भी है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन ये सवाल तो बना ही रहता है कि विकास और पर्यावरण के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा। इस पर हम आखिर में जरूर लौटेंगे। जी चलिए अब तकनीक के एक और पहलू पर आते हैं जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। भारत विस्तार को आप किसानों के लिए एक AI पावर्ड डिजिटल दोस्त कह सकते हैं। इसे हाल ही में जयपुर में लॉन्च किया गया। इसका मकसद है किसान को उसकी अपनी भाषा में सही और समय पर जानकारी देना। किस तरह की जानकारी? क्या ये गूगल की तरह है कि कुछ भी पूछ लो? नहीं, उससे कहीं ज्यादा स्पेसिफिक है। मान लीजिए एक किसान ने अपनी फसल की फोटो अपलोड की और उसमें कोई कीड़ा लगा है। ये AI प्लेटफॉर्म फोटो को एनालाइज करके बता सकता है कि कौन सा कीड़ा है और उसका वैज्ञानिक समाधान क्या है। अच्छा। इसके अलावा पास की मंडी में क्या भाव चल रहा है, अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा, सरकारी योजनाओं जैसे कि कृषि ऋण या बीमा का लाभ कैसे उठाएं, ये सारी जानकारी एक ही जगह पर। ये तो वाकई बहुत काम का हो सकता है अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो। जी। और इसके साथ AI हैकाथॉन का AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप जैसी चीजें भी लॉन्च हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ऐप लॉन्च नहीं है, बल्कि खेती में AI को पूरी तरह से लाने का एक बड़ा प्लान है। आप सही कह रहे हैं। ये एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश है। हैकाथॉन के जरिए नए आइडियाज और स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा जो खेती की समस्याओं को तकनीक से सुलझा सकें। ये एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। यहाँ एक बात है जिस पे अक्सर कंफ्यूजन होता है और हमारे स्रोत ने उसे बहुत अच्छे से साफ किया है। लोग भारत विस्तार को एग्रीस्टेक ऐप से जोड़ देते हैं, लेकिन इस लॉन्च इवेंट में एग्रीस्टेक ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है। ये दोनों अलग अलग हैं, है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। एग्रीस्टेक ऐप बिल्कुल अलग चीज है। उसे दिसंबर 2014 में सीकर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। उसका काम किसानों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है, जिसे हम डिजिटल जमाबंदी कहते हैं, और उसे किसान के आधार कार्ड से लिंक करना है। अच्छा, तो एग्रीस्टेक ऐप जमीन के मालिकाना हक और रिकॉर्ड से जुड़ा है, जबकि भारत विस्तार खेती करने के तरीकों और जानकारी से। एक तरह से एक हार्डवेयर है तो दूसरा सॉफ्टवेयर।
बिल्कुल सही एनालॉजी है। एग्रीस्टेक जमीन का डिजिटल वेरिफिकेशन है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे सही किसान तक पहुंचाना आसान होगा। बिल्कुल। और भारत विस्तार उस किसान को खेती बेहतर करने में मदद करने वाला टूल है। समझ गया। दोनों का मकसद किसान की मदद करना है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका और दायरा अलग है। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत जरूरी था। तो एक तरफ कृषि में एआई जैसी तकनीक से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जी जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ना चाहिए। जी। तो देखते हैं बड़े पैमाने पर राजस्थान की आर्थिक सेहत कैसी है, खासकर उन चीजों में जो वो दुनिया को बेच रहा है। हाँ। आर्थिक समीक्षा के निर्यात के आंकड़े तो मेरे सामने हैं और 16% की ग्रोथ, ये तो जबरदस्त है। हाँ, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात 97,171.86 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 83,704 करोड़ था। 16% की छलांग किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है। और वो भी तब जब वैश्विक स्तर पर थोड़ी सुस्ती का माहौल हो। बिल्कुल। मुझे ये जानने में वाकई दिलचस्पी है कि आखिर राजस्थान ऐसा क्या बेच रहा है जिससे इतनी बड़ी छलांग लगी है। अच्छा, अगर अंदाजा लगाना हो तो टॉप 5 चीजों में क्या होगा? मेरा अंदाजा है कि जवाहरात और हैंडीक्राफ्ट्स तो पक्का होंगे। ये तो राजस्थान की पहचान है। लेकिन बाकी 3 क्या है? क्या कोई सरप्राइज है इस लिस्ट में? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जवाहरात और हस्तशिल्प इस लिस्ट में हैं और काफी ऊपर हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि नंबर 1 पर इनमें से कोई नहीं है। अच्छा। टॉप पर हैं इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब मशीनें, ऑटो पार्ट्स, इस तरह की चीजें। जी हाँ। ये वाकई एक सरप्राइज है। कुल निर्यात में 20.42% हिस्सेदारी के साथ इंजीनियरिंग वस्तुएं पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर 18.07% के साथ जवाहरात यानी जेम्स एंड ज्वेलरी है। ओके। तीसरे पर 10.31% के साथ धातुएं मतलब मेटल्स, चौथे पर 9.98% के साथ कपड़ा और पांचवें पर 8.68% के साथ हस्तशिल्प। इंजीनियरिंग गुड्स का पहले नंबर पे आना और रत्नों और आभूषणों को पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्या यह दिखाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अब अपनी पारंपरिक हेरिटेज पहचान से हटकर एक औद्योगिक शक्ति के रूप में भी उभर रही है? बिल्कुल। यह तो राज्य के आर्थिक डीएनए में एक तरह का बदलाव है। और यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। पिछले कुछ सालों में भिवाड़ी, नीमराना, जयपुर के आसपास के इलाकों में ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े क्लस्टर विकसित हुए हैं। यह उसी नीतिगत बदलाव का नतीजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट्स या जेम्स एंड ज्वेलरी का महत्व कम हो गया है, बल्कि ये है कि अर्थव्यवस्था का आधार और ज्यादा विविध और आधुनिक हो रहा है। ये तो हुई बड़े पैमाने पर निर्यात की बात, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी किसानों और ग्राहकों को जोड़ने की एक पहल हुई है। जयपुर में नेफेड बाजार खुला है। हाँ जी, जयपुर के नेहरू सहपार भवन में ये राज्य का पहला नेफेड बाजार है। इसका मॉडल बहुत सीधा और सरल है। किसानों और किसान उत्पादक संगठनों मतलब एफपीओ से सीधे उनकी उपज खरीदना और उसे बिना ज्यादा बिचौलियों के ग्राहकों तक पहुंचाना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, फार्म टू फोक वाला आइडिया। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? बिचौलियों का नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। क्या एक नेफेड बाजार सच में उस सिस्टम को चुनौती दे सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। एक अकेला बाजार पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये एक वैकल्पिक मॉडल पेश करता है। अगर ये सफल होता है और ऐसे कई बाजार खुलते हैं, तो ये निश्चित रूप से बिचौलियों पर एक दबाव बनाएगा। सही बात है, एक विकल्प तो मिलेगा। कम से कम किसानों को एक और विकल्प मिलता है जहां उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं और ग्राहकों को भी शुद्ध सामान सही कीमत पर मिलने की उम्मीद होती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। सही बात है। चलिए अब भविष्य की योजनाओं पर नजर डालते हैं, यानी बजट 2026-27 की घोषणाओं पर। ऐसा लग रहा है कि इस बार कोटा पर खास मेहरबानी हुई है। हाँ, कोटा के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली तो ये कि रीको, जो राज्य की औद्योगिक विकास एजेंसी है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है। एयरपोर्ट के पास औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स। जी। इससे माल ढुलाई बहुत आसान हो जाएगी, जो निर्यात के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से। दूसरी बड़ी घोषणा शिक्षा से जुड़ी है। कोटा में जो IIIT है, उसे एक बड़े IT हब के रूप में विकसित करने की योजना है। IT हब?
इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां रिसर्च हो, इनोवेशन हो और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। हो सकता है यहाँ से निकलने वाले स्टार्टअप्स खेती के लिए एआई समाधान बनाएं, जैसा हमने भारत विस्तार में देखा। ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही आधुनिक तकनीक का जिक्र है, रोबोटिक हैंड। जी, ये बहुत दिलचस्प है। कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोस्टेट सर्जरी के लिए रोबोटिक हैंड की सुविधा दी जाएगी। ये हाई प्रिसिजन सर्जरी होती है जिसमें रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक ऐसी तकनीकें सिर्फ बड़े प्राइवेट अस्पतालों या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक ही सीमित थीं। जी हाँ। इसका कोटा जैसे शहर में आना ये दिखाता है कि हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी अब छोटे शहरों तक भी पहुंच रही है। बिल्कुल। ये तो कोटा के लिए बड़ी योजनाएं हो गई, लेकिन पूरे राज्य के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं हैं जो आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगी। हाँ, कई घोषणाएं हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए प्रदेश के 200 बांधों और तालाबों को ठीक करने के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्य के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। बहुत जरूरी। और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर वहां भी एक घोषणा है, जो मासिक पेंशन मिलती है उसे 1150 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। अच्छा, 150 रुपए की बढ़ोतरी। हाँ, शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन जिस व्यक्ति की आय का यही एकमात्र जरिया है उसके लिए बहुत मायने रखती है। नहीं, सही बात है। और एक और घोषणा है जो मुझे निर्यात के आंकड़ों से जुड़ती भी लग रही है। एक्सपोर्ट हब बनाने की बात है। हाँ, बिल्कुल। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का अगला कदम है। हर जिले के किसी एक खास उत्पाद को चुना जाएगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। सोचिए, बीकानेर का भुजिया या जयपुर की ब्लू पॉटरी सिर्फ स्थानीय बाजारों में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क या टोक्यो के शेल्फ पर भी अपनी जगह बना सकती है। बिल्कुल। ये उस कारीगर के लिए गेम चेंजर हो सकता है जो पीढ़ियों से ये काम कर रहा है। इसके अलावा जयपुर में जल महल पर सूर्य किरण एयर शो के आयोजन की भी खबर है। तो कुल मिलाकर काफी कुछ हो रहा है। जी, ये एक व्यस्त समय है। तो इन सभी जानकारियों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए हाईटेक स्टेशन लगा रहा है, खेती में एआई ला रहा है, अर्थव्यवस्था में पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ इंजीनियरिंग गुड्स का दबदबा बढ़ रहा है, और बजट में एयरपोर्ट, आईटी हब जैसी भविष्य की योजनाओं के साथ साथ पेंशन और तालाबों जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी पारंपरिक ताकतों जैसे हस्तशिल्प और जवाहरात और भविष्य की तकनीकों जैसे एआई और रोबोटिक सर्जरी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मिला-जुला मॉडल। जी, ये एक मिश्रित विकास मॉडल है जहां परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर चलने की एक सचेत कोशिश दिख रही है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जो हमने बीकानेर के खेजड़ी पेड़ों के बारे में शुरू में उठाया था। ये एक्सपोर्ट हब, ये एयरपोर्ट, ये सोलर प्लांट, ये सब विकास हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? वही सबसे बड़ा सवाल है। बजट में बांधों के जीर्णोद्धार के लिए तो पैसा है, लेकिन क्या इन विकास परियोजनाओं की वजह से कटने वाले पेड़ों के लिए कोई ठोस योजना है? क्या विकास की परिभाषा में हमारी प्राकृतिक विरासत को बचाना भी शामिल है? आज की इस पूरी चर्चा के बाद यही एक सवाल मन में घूम रहा है। जब एक तरफ हर जिले के उत्पाद को दुनिया में पहुंचाने का सपना हो और दूसरी तरफ उसी विकास की राह में राज्य का प्रतीक वृक्ष कट रहा हो, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही बात है। कोई भी प्रदेश या देश विकास की तेज रफ्तार और अपनी पारिस्थितिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? क्या एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां विकास और विरासत एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर चल सकें?